हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग एक। आज हमने नई कहानी की शुरुआत करी है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग इस कहानी को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी है मशहूर एक्टर युवराज सिंह राठौड़ और माही शर्मा की, जो एक सीधी सादी सी लड़की है। वहीं युवराज सिंह राठौड़ जो काफ़ी ज़्यादा घमंडी और पैसे वाला है, जिस पर लाखों लड़कियां मरती हैं। वहीं युवराज किसी भी लड़की को घास तक नहीं डालता, कोई भाव नहीं देता है और ना ही कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड इस कहानी की। लीव मी आई सेड गो अवे, जस्ट लीव मी यू डॉग। एक लड़की बेड पर अपने ऊपर हावी हुए लंबे चौड़े इंसान को खुद से दूर धक्का दिए जा रही थी, मगर वो इंसान उस लड़की के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर उसके सिर को ऊपर रखता है और जबरदस्ती उसके होंठों के करीब झुकने लगा। उस लड़की ने गुस्से के साथ अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाया और दांत पीसते हुए बोली, युवराज, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। इस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तुम मेरी बिना परमिशन के, मेरे बिना मर्जी के मेरे करीब नहीं आ सकते हो। ये गलत है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा था, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी दोस्ती का इस तरह से फ़ायदा उठाओगे। दोस्ती की आड़ में तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगे। इसके जवाब में युवराज शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके और भी ज़्यादा नज़दीक आते हुए बोला, पर मैंने तो तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं ना। पहले दिन से ही मैं तुम्हें देखकर पाना चाहता था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे इन लिप्स को मैं पहले दिन से ही किस करने के बारे में सोच रहा था, और आज मैं इन्हें चूम कर ही रहूँगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तो वहीं माही एक सेकंड के लिए डर गई और घबराते हुए वह तुरंत डरते हुए बोली, नहीं युवराज, प्लीज़। आज तक मेरे कोई भी इतने करीब नहीं आया है और ना ही किसी ने मुझे किस किया है। अगर तुम मुझे किस करोगे तो ये बहुत ही गलत होगा, ये सही नहीं है। प्लीज़ युवराज, मुझे छोड़ दो। युवराज, किस मत करना, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन युवराज ने गुस्से के साथ देखते हुए कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं पहला इंसान हूँ जो तुम्हें इस तरह से किस करेगा। ओह माय गॉड, और अब तुम मुझे मत रोको माही। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू वेरी मच। ये कहते हुए युवराज अब उसके होंठों के बेहद ही नज़दीक झुक गया था और माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर उसी वक्त डायरेक्टर की आवाज़ आई, कट कट कट, ग्रेट, ऑसम। फर्स्ट टेक में ही तुम दोनों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है तो मुझे रीटेक की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसी तरह से बिना रीटेक के सारे सीन्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, तो बहुत ही जल्द ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी। ये कहते हुए डायरेक्टर ने अपने सिर पर से कैप हटाया और वे सामने मौजूद माही को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मिस माही, आज भी तुम्हारी एक्टिंग का कोई भी जवाब नहीं। सच में तुम्हारे जैसा एक्टर पाकर तो मेरी किस्मत खुल गई। न्यू कॉमर्स भी तुमसे सीखते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम आजकल के न्यू कॉमर्स के टॉप आइडल में से एक हो। माही ने अपने फ़ोन में देखकर मुस्कुराते हुए डायरेक्टर से बोली, इट्स माई प्लेजर सर। जो भी सीखा है आप सबके डायरेक्शन में ही रहकर सीखा है। मैंने तो तभी माही की असिस्टेंट काव्या जल्दबाजी के साथ आई और माही का मेकअप ठीक करते हुए बोली, मैडम, आपने तो आज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। इस तरह से तो हमारा सूट भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा और अब हम होटल वापस जा सकते हैं। इसके जवाब में माही ने जूस का गिलास लिया और उसके सिप भरते हुए बोली, मुझे आउटडोर शूट जल्द से जल्द ख़त्म करना है, तभी मैं घर वापस जा पाऊंगी। ऐसे तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तुम्हें तो पता ही है ना कि उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता है। ये सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तो अब मुझे समझ में आया कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग और बिना रीटेक के कैसे कर रही थी इतनी देर से। आप उससे 2 दिन भी दूर नहीं रह सकती हैं और अभी आपको आए हुए यहाँ पर 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि आपको उससे मिलने की बेताबी हो रही है। आप इतना ज़्यादा बेताब हो गई हैं। आप भी ना मैडम। ये सुनकर माही मुस्कुराने लगी और फिर तभी डायरेक्टर माही की तरफ आते हुए बोला, वैसे मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ भी बताना है माही। ये सुनकर माही ने जूस पीते हुए कहा, कैसी
गुड न्यूज़ सर। इसके जवाब में डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखा और फिर बोला कि एक बार फिर से तुम्हें बेस्ट एक्टर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सुनते ही माही के हाथ से लगभग वो जूस का गिलास नीचे गिरने ही को हुआ था कि लेकिन उसे दूसरे ही पल युवराज ने पकड़ते हुए कहा, कंट्रोल योर सेल्फ माही। आई नो तुम काफ़ी ज़्यादा शौक हो इस न्यूज़ से, पर ये तुम्हारी मेहनत का असर है, इसीलिए इसे एक्सेप्ट करो और बहुत सारी खुशियाँ मनाओ। यह सुनकर माही एक्साइटमेंट के साथ बोली, ओ माय गॉड, क्या वाकई में मुझे फिर से बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिलेगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तो ये सपना भी नहीं देखा था और ये सारे सपने भी देखना छोड़ दिया था कि पिछले 5 साल में, पर अब वाकई मुझे दोबारा से ये अवार्ड मिलने जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आपकी डायरेक्शन की वजह से ही हुआ है। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। ये फ़िल्म वाक़ई मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। थैंक यू सो मच सर। ये सुनकर डायरेक्टर मुस्कुरा दिए और बोले, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए मिस श्रद्धा। आपकी बदौलत ही पिछले 5 साल से हमारी सभी मूवीज़ हिट जा रही हैं। हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बदौलत ही तो हुआ है ना। इसीलिए ये अवार्ड सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए, क्योंकि इसे आप ही डिज़र्व करती हो। माही ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तभी युवराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉप एक्ट्रेस। माही हल्के से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर मारते हुए बोलती है, युवराज प्लीज़ मुझे टीज़ करना बंद करो और भूलो मत, तुम्हें भी नेक्स्ट ईयर अवार्ड मिलना चाहिए था और तुम्हें मिला भी था, पर मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला था। तुम्हारी तरह मैंने तो सिर्फ डेब्यू अवार्ड ही जीता था। तभी माही ने कहा, तो अभी तुम्हें सिर्फ इस फील्ड में आए हुए 1 ही साल तो हुआ है और 1 साल में तुमने डेब्यू अवार्ड भी जीत लिया है। इसी तरह तुम काम करते रहोगे तो आगे तुम्हें और भी ज़्यादा बेस्ट एक्टर का अवार्ड ज़रूर मिलेगा। तुम दिल छोटा मत करो। ये सुनकर युवराज मुस्कुरा दिया और फिर बोला, आई नो मैं दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ माही, बाकी इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ अपना एक्टिंग करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ आज तक जितने भी एक्टर ने काम किया है उन सभी की किस्मत चमक गई है, और वाकई मुझे भी ये एहसास है कि तुम दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो। ये सुनकर माही ने, अब इतना भी मक्खन मत लगाओ, ये कहा। ये सुनकर युवराज मुस्कुरा दिया और फिर दोनों ही हंसने लगे। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे कल तक तो हमारा शूट भी ख़त्म हो जाएगा माही, तो आज हम डिनर पर चल सकते हैं क्या? क्योंकि अभी के सारे सीन्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी तो मैं फ्री हूँ, तुम भी मुझे लगता है शायद फ्री ही होगी। ये सुनकर माही ने काव्या की तरफ देखा और बोली, क्या अभी के लिए मेरा कोई शेड्यूल फ्री है? इसके जवाब में काव्या ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, हाँ मैडम, अभी के लिए आपका पूरा शेड्यूल फ्री ही है, आप सर के साथ जा सकती हैं। ये सुनकर फिर माही ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा कि हम चल सकते हैं, ओके। इसके जवाब में युवराज ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, थैंक यू सो मच, मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर ली है, तो आप जल्दी से जाइए, फ्रेश हो जाओ और फिर हम यहाँ से चलेंगे। डायरेक्टर माही के पास आते हुए बोले, वैसे कल के शूट के लिए मुझे तुमसे कुछ डिस्कशन करना था। ये सुनकर युवराज और माही दोनों ही डायरेक्टर को देखने लगे और थोड़ा सा हैरान हो गए। माही ने कहा कि हाँ बताइए सर। इसके जवाब में डायरेक्टर ने कहा कि माही, वैसे तो कल बेड सीन होगा। बेड सीन का नाम सुनते ही माही के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो हिचकिचाते हुए बोली, पर सर, इस फिल्म को साइन करने से पहले ही मैंने आपको ये कह दिया था कि मैं बेड सीन में अपनी बॉडी डबल यूज़ करूँगी और किसिंग सीन में मैं लिप किस अवॉइड ही करूँगी। इसी के साथ मैंने ये साइन करी थी फिल्म, यही कॉन्ट्रैक्ट में मैंने साइन करके लिखा भी था, आपको याद है ना? ये सुनकर डायरेक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है माही, मैं तुम्हारी इस बात की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वरना आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी एक्टर्स हैं, वो जानबूझकर किसिंग सीन और बेड सीन करने के लिए बेताब रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को जो शो ऑफ करना रहता है। पर मैं तुमसे इसीलिए इम्प्रेस हूँ कि तुम ऐसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करती हो और आज तक के करियर में तुमने किसी भी एक्टर को लिप किस या बेड सीन उसके साथ नहीं किया है। पर यह फिल्म हाई बजट की है, इसमें मैं रियलिस्टिक चीज़ें करना चाहता हूँ, तो अगर
तुम सिर्फ किसिंग के लिए रेडी हो जाओ तो क्या हम कल तुम्हारा युवराज के साथ एक किस सीन दिखा सकते हैं। ये सुनते ही माही ने दूसरे ही पल सपाट तरीके से कहा कि आई एम सॉरी सर, पर मैंने ऑलरेडी ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से पहले ही ये बता दिया था कि मैं ऐसी सीन नहीं शूट करूँगी और ना ही बेड सीन। तो प्लीज़ मैं आपसे अब उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब चीज़ें मुझसे नहीं बोलेंगे। अगर आपको किसिंग सीन दिखाना ही है तो आप मेरी बॉडी डबल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इससे पहले आप करते आ रहे हैं। आई नो आपको रियलिस्टिक चीज़ें दिखानी है, बट मेरी बॉडी डबल वाकई बहुत ही अच्छा काम करती है और वे जब युवराज के साथ रहेगी तो सबको यही लगेगा कि युवराज को किस मैं नहीं बल्कि मेरी बॉडी डबल कर रही है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये सुनकर डायरेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा कि तुम वाकई इसके लिए राजी नहीं हो क्या। इसके जवाब में माही ने उन्हें देखते हुए बोला कि सर, मैंने आपको अपना फैसला बता दिया है। इसके जवाब में डायरेक्टर कुछ कहता उससे पहले ही युवराज ने कहा कि डायरेक्टर सर, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं माही की बॉडी डबल के साथ किसिंग सीन कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तभी डायरेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम बॉडी डबल के साथ कंफर्टेबल हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू सर। डायरेक्टर ने भी मुस्कुरा दिया और फिर वो वहाँ से निकल गया और अपने रूम की तरफ चला गया। इधर माही भी युवराज को देखकर मुस्कुराई और फिर वो भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। माही जब अपने रूम में आई तो उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला। इस वक्त उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। फ़ोन पर शो हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ गई। वो कॉल पिकअप करती हुए सोफे पर जाकर बैठ गई और बोली कैसी हो आप। उधर से मीठी आवाज़ आई ठीक हूँ, तुम्हारा सूट कैसा चल रहा है माही। इसके जवाब में माही ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा सूट भी बहुत अच्छा चल रहा है दी, पर मैं फ़िलहाल के लिए उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो कॉल पर उसकी बात करवा दीजिए। उधर से आवाज़ आई माही, अभी तो वो सो रहा है और सच कहूँ तो वो भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। तुम्हें मिस करते करते वो सो गया है। जब से तुम यहाँ से गई हो ना तब से मेरी जान खा रखा है। तुमसे बात करने के लिए जिद कर रहा था, पर मुझे पता है कि तुम सारा दिन अपने सूट में बिजी रहती हो, इसीलिए मैं उसकी बात तुमसे नहीं करवा पाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है उसकी ये हालत देखकर, यहाँ तक कि वो मुझसे नाराज़ भी हो जाता है, पर अब मैं क्या करूँ। मैं काम में तुम्हें डिस्टर्ब भी तो नहीं कर सकती हूँ ना। तभी माही ने मुंह बनाते हुए कहा कि दी, मैंने कब कहा है आपको कि मैं अपने भांजे के लिए बिजी हूँ, बल्कि मैं तो अपने भांजे के लिए हर वक्त फ्री रहती हूँ। आप हर वक्त मेरी उससे बात करा सकती हैं। पता है मैं कितनी बैडली तरीके से उसे मिस कर रही हूँ। उसकी वो क्यूट क्यूट सी आवाज़ रात को सोते वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती है, इतनी ज़्यादा कि मुझे उसकी याद आती है कि अब तो मैं उसकी आदत सी बन गई हूँ और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। इससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट आपको पता है कि मैं ऑनलाइन नई नई स्टोरी सर्च करती हूँ रात को सोने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि बस जल्द से जल्द यहाँ का सूट ख़त्म करूँ और मुंबई आपके पास आ जाऊँ, अपने भांजे को अपने सीने से लगा लूँ। उधर से मिष्टी की आवाज़ आई नो तुम दोनों मासी भांजे एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें भी अपने काम पर ध्यान देना होगा और मैं उसे कल से ही गार्डन लेकर जाने के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनते ही माही ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा कि नहीं नहीं दीदी, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं ही उसे फर्स्ट टाइम गार्डन लेकर जाऊंगी। आप उसे गलती से भी मत लेकर जाना, वरना तो वो मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। प्लीज़ ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा और फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी अगर वो मुझसे नाराज़ हुआ, समझी आप। उधर से मिष्टी ने हंसते हुए कहा अच्छा बाबा ठीक है, समझ गई। मैं तुम दोनों मासी भांजे की बात नहीं लेकर जाऊंगी उसे गार्डन पर। तुम सूट ख़त्म करके आराम से आना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। पता चले अपने भांजे को गार्डन ले जाने के लिए तुम वहाँ जल्दबाजी के साथ अपना काम करो। तुम्हें पता है ना कि ये मूवी कितनी ज़्यादा हाई बजट की है और अगर एक बार ये ब्लॉकबस्टर हो गई ना तो फिर तुम्हारा भांजा भी तुम्हें आगे चलकर प्राउड फील करेगा। और
सभी उसे एक स्टार के भांजे के नाम से जानेंगे। तभी माही ने प्राउड होकर कहा कि वो तो अभी से ही उसे सब इसी नाम से ही जानते हैं दी। क्या आपको पता नहीं है जब वो खेलने चाहता है तो सब उसकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जिन बच्चों के साथ वो खेलता है ना, उनके मॉम डैड भी मेरे फ़ैन हैं और मैं जब भी उसके साथ गार्डन में जाती हूँ सब ऑटोग्राफ लेने के लिए चले आते हैं। क्या इतना कम है उसके लिए? यह सुनकर मिष्टी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है माही। तुम अभी से ही उन सभी की स्टार बन चुकी हो। वैसे तुम अभी शूट करने जाओगी या फिर तुम्हारा कुछ और प्लान है? तभी माही को कुछ याद आता है। उसने जल्दबाजी के साथ कहा, ओह नो, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो युवराज के साथ डिनर पर जाना था। मैं आपसे बाद में बात करूंगी मिष्टी दी। अपना ख्याल रखिएगा और घर को अच्छे से लॉक कर लीजिएगा। तभी मिष्टी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी फ़िक्र मत करो माही, तुम अपना ध्यान रखो और ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना, घर जल्दी वापस आ जाना, ओके। इसके बाद माही ने प्यार से कहा कि आई लव यू दी। मिष्टी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू टू मेरी जान। इसके बाद कॉल कट हो गया। तभी माही जल्दबाजी के साथ वॉशरूम में चली गई और कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर निकली और उसने एक बहुत प्यारा सा गाउन पहना हुआ था। वे सीधे होटल के बाहर आई जहाँ युवराज अपनी कार लेकर मौजूद था। युवराज को देखकर माही मुस्कुराती है और फिर उसके साथ कार में बैठकर वहाँ से रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। कुछ ही देर में कार होटल के बाहर रुकी जिसमें से युवराज के साथ माही भी बाहर निकली। युवराज माही को अंदर लेकर जाते हुए मुस्कुरा कर बोला, हमारी शूटिंग काफ़ी अच्छे से चल रही है। हम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, इसीलिए हमें आज ड्रिंक भी करना चाहिए जिससे हमारा स्ट्रेस दूर हो जाए। माही ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तुम सही कह रहे हो, हमें ड्रिंक करना चाहिए क्योंकि मैंने भी काफ़ी वक्त से ड्रिंक नहीं किया है। इसके बाद वो प्राइवेट एरिया की तरफ बढ़ गए। युवराज ने उसके लिए चेयर खींची तो माही चेयर पर बैठ गई। जिसके बाद युवराज ने डिनर और ड्रिंक दोनों ही ऑर्डर किया। कुछ देर में ही सर्वेंट डिनर और ड्रिंक लेकर वहाँ पर आ गया और उसने टेबल पर रख दिया। फिर माही डिनर करने लगी। डिनर करते करते युवराज माही को ध्यान से देख रहा था। तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, बाय द वे माही, तुमने बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में कुछ सोचा है क्या? ये सुनकर माही खाते खाते रुक गई और वह एक टक युवराज को देखने लगी और युवराज ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो और लगातार कई सालों से अवार्ड भी जीतती आ रही हो। मैंने अधिकतर जब तुम्हें बिग स्क्रीन पर देखा था ना, तो मैं सोचता था कि तुम्हारा कौन बॉयफ्रेंड होगा और जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा ना, तो वो कितना ज़्यादा लकी होगा। पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं। लेकिन अब जब तुम्हारे साथ मुझे काम करने का मौका मिला है तब मैं जानना चाहता हूं, क्या कभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है या फिर तुमने किसी के साथ अफेयर किया है? तभी माही ने बेरुखी के साथ कहा कि मैं अपने पर्सनल लाइफ पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर युवराज ने हिचकिचाते हुए फिर से कहा, सॉरी माही, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ तुमसे बॉयफ्रेंड के बारे में ही पूछ रहा था। तभी माही ने कहा कि मत पूछो ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे अतीत के बारे में या फिर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। मैं सिर्फ प्रोफेशनली ही तुमसे जुड़ी हूँ ना, तो प्रोफेशनल ही मेरे साथ रहो, वही ज़्यादा बेटर होगा। ये सुनकर वो चुप हो गया और फिर उसके बाद युवराज माही की तरफ ड्रिंक बढ़ाते हुए बोला, शायद मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया, कोई बात नहीं, तुम ड्रिंक कर लो माही। माही ने ड्रिंक का गिलास उठाया और वो बस चुपचाप ड्रिंक करने लगी। ड्रिंक करने के बाद युवराज मुस्कुराते हुए फिर कहता है कि बाय द वे, अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहो तो मैं बन सकता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। यह सुनकर माही उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली, तुम सिर्फ यह मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर आए हो क्या? यह सुनकर युवराज भी मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही सोच लो। अब हमारी शूटिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें मैं एक बार प्रपोज कर दूँ। यह सुनकर माही ने हंसते हुए कहा कि तुम भी ना युवराज, कैसा मजाक करते हो? लेकिन युवराज ने कहा, पर ये मजाक नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ माही। ये सुनकर माही का चेहरा भी सीरियस हो गया और वे युवराज को ध्यान से देखते हुए बोली, युवराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी युवराज आगे बढ़ा और माही के हाथ को पकड़ते हुए बोला, माही, वो जब से मैंने तुम्हारे साथ मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, उसके पहले ही मैं जब भी तुम्हें बिग स्क्रीन पर देखता था तो मैं तुम्हें मन ही मन सोचता था कि काश तुम मेरी हो जाओ, काश
काश मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, और सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ही नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने मीडिया में और न्यूज़ के आर्टिकल्स में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवाती हो, तुमने कई सारे एनजीओ भी खोले हुए हैं और बहुत सारे कई काम जो सोशल मीडिया पे तुम किया करती हो। इन सब को देखकर मुझे यही लगता है कि तुम्हारा दिल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसीलिए प्लीज़ मुझे एक बार मौका दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। ये कहते हुए उसने माही के हाथ को पकड़ लिया। माही ने उसके हाथ को अपने हाथों में देखा और गुस्से में फिर वो दूसरे ही पल उसके हाथ को दूर से झटकते हुए माही उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, मुझे अगर पता होता कि तुम मुझे डिनर पर लेकर आने के बहाने ये सब बकवास करने वाले हो तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ कभी भी डिनर पर नहीं आती। तुमने मेरे बारे में इतना कुछ जान रखा है तो क्या तुमने ये नहीं जाना कि आज तक मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ और ना ही मैं आना चाहती हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ? तुम सिर्फ मेरे एक को एक्टर हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे ही मूवी ख़त्म हुई हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। हम सिर्फ फ़ोन से ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसीलिए प्लीज़ अपने दिमाग से ये सारी फाजूल की बातें और बकवास की बातें निकाल दो। यह कहकर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगी, लेकिन तभी युवराज आगे आया और माही के हाथ को पकड़ते हुए बोला, माही आई एम सॉरी, मैं वाकई तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था। प्लीज़ गुस्सा मत हो। मैं नहीं चाहता था कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारी दोस्ती भी टूट जाए, क्योंकि इन 8 महीनों में जब से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है ना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बाउंड क्रिएट किया है। अब मैं इस बाउंड को टूटने नहीं दे सकता। प्लीज़ माही मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी अब दोबारा इन सब चीज़ों के लिए प्रपोज नहीं करूँगा। इसके जवाब में माही ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा कि आखिरी बार जब मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूँ, तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। दोबारा कभी भी मेरे लव लाइफ या पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करोगे तुम। अब मैं जा रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तुम ड्रिंक ख़त्म करके आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गई और वहीं युवराज उसे जाता हुआ देखकर अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बांध लेता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे अतीत में भी ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम प्यार का नाम सुनते ही इस तरह से भड़क जाती हो माही, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब तुम युवराज सिंह राठौड़ की होकर ही रहोगी। मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा माही, क्योंकि अभी तुमने मेरा सिर्फ एक चेहरा देखा है, दूसरे चेहरे से तुम अभी अनजान हो, और जिस दिन तुमने मेरा दूसरा चेहरा देखा दिन तुम मेरी हो जाओगी। ये कहते हुए युवराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। इधर माही रोड साइड पर आकर खड़ी थी। पूरी रोड काफ़ी सुनसान थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और वो आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान को देखकर उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोली, प्यार से अब मुझे नफरत है। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ हासिल है, लेकिन मैं चाहकर भी प्यार को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझ जैसी लड़की प्यार डिजर्व ही नहीं करती। और ऐसे भी 5 साल बीत गए हैं। उस इंसान ने ना तो मुझे ढूंढने की कोशिश की और ना ही मेरे बारे में कहीं भी पता लगाने की कोशिश की। शायद वो भी जानता है कि मैं उसके लिए अच्छी लड़की नहीं हूँ, इसीलिए उसने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है। और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि उस कैद से मैं फाइनली बाहर आ गई हूँ और इन 5 सालों में मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है और अब मुझे वो कैद बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ना ही कोई प्यार चाहिए। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे महसूस कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसने टैक्सी रुकवाई और टैक्सी में बैठकर वो सीधा होटल के लिए निकल गई। जयपुर, रात का वक्त था। अपार्टमेंट में, हेलो डॉक्टर, प्लीज़ कम टू द अपार्टमेंट, हिज हेल्थ इज़ नॉट वेल। एक लड़की ने घबराते हुए कॉल पर डॉक्टर को अपार्टमेंट में बुलाने के लिए जल्दबाजी के साथ कहा। उधर से डॉक्टर ने अपने लैंग्वेज में जवाब दिया, हम जल्द ही पहुंचने रहे हैं। इसके बाद उस लड़की ने कॉल कट कर दिया और वे तुरंत ही भागते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। बेड पर लगभग 3 से 4 साल के एक छोटे से बच्चे को बुखार से तड़पता देख उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह तुरंत उस बच्चे के पास आ गई। उस बच्चे का छोटा सा गोरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बुखार से तप रहा था। वो लड़की उस छोटे से बच्चे की छोटे से हाथों को अपने हाथों में पकड़कर रोते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं दुनिया का कौन सा इलाज करवाऊं जिससे आप ठीक हो जाओ।
क्यों भगवान आपको मेरे साथ खुश नहीं देखना चाहते? क्यों हर बार आपके साथ यही होता है? वो लड़की ये कहते हुए उस छोटे से बच्चे को देखकर रो रही थी। और फिर तभी लगभग 10 मिनट के बाद ही किसी ने रूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही लड़की तुरंत गेट की तरफ देखने लगी, जहाँ पर एक इंसान अपने हाथों में एक बॉक्स को लिए अंदर की तरफ आ रहा था। उसे देखते ही वो लड़की तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, डॉक्टर आप आ जाइए, जल्दी से आइए प्लीज़, जल्दी से चेक करिए मेरे बेटे को क्या हुआ है, इसे हाई फीवर आया हुआ है। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सौम्या पहले तो आप शांत हो जाइए, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेक करता हूँ। ये सुनकर सौम्या ने अपने आंसुओं को साफ किया और जल्दी से अपना सिर हिलाया और वहीं डॉक्टर वे छोटे से बच्चे को चेक करने लगा। लगभग 1 घंटे के चेकअप के बाद डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए सौम्या की तरफ मुड़ा और सौम्या ने हकलाते हुए कहा, क्या हुआ है मेरे बेटे को? ये ठीक तो हो जाएगा ना? उसका बुखार कम हुआ क्या? उसके जवाब में डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इसकी बीमारी के बारे में आपको पहले ही बता दिया है और मैंने यह भी बताया था कि अगर जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। तुरंत ही डॉक्टर के हाथ को पकड़ते हुए बोली, ऐसा मत कहिए डॉक्टर, आपको पता है ना कि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी नहीं है जिसके सहारे मैं जिंदा रहूं। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। मेरा प्रिंस मेरी ज़िंदगी है। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और हर माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया था और अब आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये सुनकर सौम्या ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या इसके अलावा और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है प्रिंस को पूरी तरह से ठीक करने का? इसके जवाब में डॉक्टर ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, आपको ये करना ही होगा, वरना इसको इसी तरह से हाई फीवर अटैक आता रहेगा और फिर एक दिन शायद। तभी सौम्या डरते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा बच्चा जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं, और मैं अब जल्द से जल्द इसके बारे में सोचकर आपको बताती हूँ। इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, पर जल्दी से जल्दी फैसला कर लीजिए क्योंकि आपके बेटे की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। भले ही उसे इस चीज़ का पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और भले ही वे आप सबके साथ खुश रहता है, तो लेकिन धीरे धीरे करके उसकी बीमारी उसे अंदर ही अंदर खा जा रही है, जिसे आगे चलकर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए मैं आपका अच्छा सोच रहा हूँ और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जल्द से जल्द फैसला ले लीजिए। और अभी मैंने इसके इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में इसका बुखार उतर जाएगा, अब मैं जा रहा हूँ। फिर सारी बातें सुनकर सौम्या ने अपना सिर धीरे से हिलाया और उसने कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मेरे बुलाने पर आप आधी रात में भी चले आते हैं। आपको बहुत सारे एहसान हैं मेरे ऊपर, इतने कि शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सौम्या प्रिंस के पास आकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। उसने प्रिंस के हाथ को पकड़ा और उस पर किस करते हुए बोली, शायद आपकी माँ बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है बेटा, वो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से ही आपका इलाज ठीक से नहीं करवा पा रही है। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं दे पा रही हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर के कहने का मतलब साफ है कि अगर अब मैंने देर की तो शायद मैं आपको खो सकती हूँ, पर मैं आपको कभी नहीं खोना चाहती हूँ, मैं कभी आपसे दूर नहीं रह सकती, आप मेरी ज़िंदगी हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू निकलने लगे। वे नीचे झुकी और प्रिंस के माथे पर किस कर लिया। प्रिंस का छोटा सा चेहरा काफ़ी ज़्यादा मासूम लग रहा था। सौम्या एक टक प्रिंस का चेहरा देखने लगी और फिर उसके चेहरे पर अपने हाथ चलाते हुए बोली, बहुत प्यार से आपको इतना बड़ा किया है मैंने, अब अगर इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़ेगा ना तो मैं करूँगी। तभी सौम्या का फ़ोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर सौम्या ने अपना फ़ोन उठाया और फिर फ़ोन पर शो हो रहे नंबर को देखकर उसके भाव बदल गए। वो थोड़ा सा घबरा गई। कौन सी बीमारी है प्रिंस को? किसका बेटा है प्रिंस? आखिर प्रिंस को हुआ क्या है? क्या है इन दोनों के अतीत का राज? तो गाइज, आप सब लोग गेस करो तो कौन है ये लड़का और क्या बीमारी है इस लड़के को? ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस कहानी के ये अध्याय को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हमने नई कहानी के साथ शुरुआत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार और कहानी को ढेर सारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल अच्छे से चल रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ जो मैं
नई कहानियाँ लेकर आती हूँ, आपको पसंद आती होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जो जल्द ही अपलोड होगा चैनल पर। प्लीज़ आपको इस कहानी के कौन से मोमेंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया है, वो मोमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।